स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। तो आखिरकार कांग्रेस के अध्यक्ष पद का जो चुनाव जो कई हफ्तों से सुर्खियां बटोर रहा था, उसमें अब एक तरह से तस्वीर साफ हो रही है कि जो मुख्य मुकाबला है वो गांधी परिवार के ऑफिशियल, हालांकि कांग्रेस गांधी परिवार ने कहा कि वो इस प्रोसेस से अपना जो दूरी है वो मेंटेन रखेंगे, तो कह सकते हैं कि नॉन ऑफिशियल जो कैंडिडेट मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में मुख्य मुकाबला होने की उम्मीद है। अब सवाल यह है कि इस मुकाबले से, यानी कि शशि थरूर वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे, गांधी परिवार के विश्वस्त मल्लिकार्जुन खड़गे इंदिरा गांधी के जमाने से सोनिया गांधी तक उनकी जो लॉयल्टी है वो सबसे बड़ा फैक्टर रही है उनके उस ग्रोथ में। यानी कि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे उस जमाने से 1960 के ज़माने से आज तक की जो पॉलिटिक्स है उसको डोमिनेट करते रहे हैं, तो आखिर इस मुकाबले से गांधी परिवार से ज़्यादा कांग्रेस को समझने के लिए क्या क्लू मिलता है, या फिर कांग्रेस किस डायरेक्शन में जा रही है उसके क्या संकेत मिलते हैं, और ख़ास करके कांग्रेस के जो अध्यक्ष का चुनाव है वो आखिर अध्यक्ष का चुनाव फिर हो क्यों रहा है, और इस अध्यक्ष के चुनाव से निकलेगा क्या, तो समझने की कोशिश करते हैं प्योर पॉलिटिक्स में। इस नॉमिनेशन प्रोसेस, इस अध्यक्ष के चुनाव में दो पात्र, दो कैंडिडेट जो मैदान में खड़े हैं, और ख़ास करके इसका मुकाबला अगर बीजेपी से करें तो क्या समझने को मिलता है। तो सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से शुरुआत करते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे आखिर हैं कौन। मल्लिकार्जुन खड़गे वैसे तो बहुत ही जायंट लीडर हैं, कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं, और अगर देखें कि इनका इतिहास देखें तो उर्स के ज़माने से, यानी कि जब कर्नाटक के 8वें मुख्यमंत्री उर्स साहब हुआ करते थे, उस जमाने से धर्म सिंह की सरकार, यानी कि धर्म सिंह जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके ज़माने तक में वो हर सरकार में मंत्री रहे कर्नाटक में। सिर्फ वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, यानी कि सीएम इन वेटिंग वो हमेशा रहे, चाहे एसएम कृष्णा की जब बात हो, या फिर जब धर्म सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, या फिर यहाँ तक कि जब 2013 में सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो आखिरी बाजी चूक गए मुख्यमंत्री बनने से। तो हर बार वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, लेकिन हर सरकार में वो मंत्री रहे। और उसके बाद पहली बार वो चुनाव 2009 में लोकसभा का लड़े, उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री बने। जब सरकार चली गई तो उन्हें वो लोकसभा में रहे, लोकसभा का चुनाव हारे तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता बन गए गुलाम नबी आज़ाद के हटने के बाद। तो उनका एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड पॉलिटिकल करियर रहा है, यानी कि 1960 से 1960 के ज़माने से, और जब उर्स साहब मुख्यमंत्री बने, 2 बार मुख्यमंत्री बने, उस दौरान उन्होंने कमेटी हेड किया था, और कई सारी उपलब्धियां उनके खाते में, उनकी जो बायोग्राफी है उसमें आती है। उनके समानांतर अगर आप शशि थरूर की तुलना करें तो शशि थरूर उनके मुकाबले में उम्र में काफ़ी छोटे हैं, लेकिन शशि थरूर की अपनी एक ख्याति है। शशि थरूर त्रिवेंद्रम से 2 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं। एक तरह से जिस तरह से यूनाइटेड नेशन में उन्होंने अपना रोल अदा किया, और उसके बाद जिस तरह से इंडियन पॉलिटिक्स में एक तरह से साफ सुथरे छवि के नेता के रूप में वो माने जाते हैं। लेकिन सवाल इन दोनों व्यक्तित्वों से अलग है। सवाल यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो एक तरह से अनऑफिशियली गांधी परिवार के अपॉइंटी हैं, या गांधी परिवार की तरफ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही चुनाव में जीतेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे अगले कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। अगर देखा जाए तो दक्षिण के राज्यों से, यानी कि दक्षिण साउथ इंडिया से वे छठे कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। इससे पहले अगर आप देखें कि कांग्रेस के अध्यक्ष दक्षिण भारत से कौन कौन हुए हैं, आज़ादी के पहले, आज़ादी के तुरंत बाद जो कांग्रेस अध्यक्ष हुए दक्षिण के राज्यों से, उसमें सीतारमैया, उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी बाद में राष्ट्रपति भी बने। के कामराज प्लान के नाम से पूरी दुनिया उनको जानती है, कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद निंजगिलिप्पा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पीवी नरसिम्हा राव जो देश के प्रधानमंत्री भी बने, वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और मल्लिकार्जुन खड़गे बनते हैं। तो 8वें दक्षिण के राज्यों से बनने वाले वो कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। लेकिन सवाल इससे बड़ा है, सवाल दूसरा है कि अगर कांग्रेस को समझने की कोशिश करें कि कांग्रेस का इंटरनल क्राइसिस क्या है, और कांग्रेस में ये संगठनात्मक चुनाव हो आखिर क्यों रहे हैं, इस सवाल को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और क्या
इस ऑर्गेनाइजेशनल पोल से कांग्रेस को वो एनर्जी, वो सैनर्जी, वो गति मिल जाएगी जिससे वो 2024 में नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएगी। याद कीजिए कि 2019 का लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। राहुल गांधी ने जिस तरह से कैंपेन को लीड किया, उसके बाद चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई और उसके बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। एक उन्होंने 4 पेज की चिट्ठी भी लिखी थी, उन्होंने उसको सोशल मीडिया पे भी डाला, जिसमें उन्होंने कहा था कि किस तरह से कांग्रेस के जो सीनियर नेता थे उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, सब अपने बेटे बेटियों को चुनाव लड़ाने में व्यस्त रहे, यानी कि कांग्रेस उस तरह से यूनाइट होकर फाइट नहीं कर पाई बीजेपी का। उसके बाद 3 साल बीत चुके हैं, यानी कि 2019 के बाद आज 2022 में कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल पोल हो रहा है एक अध्यक्ष चुनने के लिए। 3 सालों तक कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया और इंटरिम प्रेसिडेंट यानी कि गांधी परिवार से सोनिया गांधी वहां पे इंटरिम प्रेसिडेंट बनी रही। अब 3 सालों के बाद जो चुनाव हो रहा है उसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस एक ऐसे किसी वाइब्रेंट चेहरे को मैदान में उतारेगी जिसके पास न केवल इलेक्टोरल एक्सपीरियंस हो बल्कि वो कांग्रेस को उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस वीक है वहां पर जिता पाने की क्षमता रखता हो। उसमें सबसे जो फिट कैंडिडेट थे वो अशोक गहलोत, क्योंकि अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, कई बार के मुख्यमंत्री हैं और खास करके जो कांग्रेस के पास 2 स्टेट बचे हैं उसमें सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, पुराना उनका अनुभव है और कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के साथ इलेक्टोरल एक्सपीरियंस, वोट बैंक खींचने की जो एबिलिटी है, क्योंकि इस बात से ही साबित होता है कि अमित शाह के तमाम प्रयास के बाद भी उन्होंने अपनी सरकार राजस्थान में बचा पाने में कामयाबी हासिल की। तमाम प्रलोभन के बाद, तमाम ईडी सीबीआई के शिकंजे के बाद भी अगर अशोक गहलोत में इतनी चाणक्य वाली एबिलिटी है और जैसा कि वो खुद को अपने को कहते हैं कि मैं जादूगर हूं, तो उस जादूगरी से उन्होंने अपनी सरकार को बचाया, न केवल बचाया बल्कि एक तरह से अमित शाह को करारा जवाब दिया। तो इसलिए सबसे जो पहले दावेदार थे वो अशोक गहलोत उस पद के लिए थे। ये अलग बात है कि वो उम्र के वो भी काफ़ी आगे के पड़ाव पे है, लेकिन फिर भी वो उस एज ब्रैकेट में है जो नरेंद्र मोदी और इन तमाम नेताओं का एज ब्रैकेट है। लेकिन अशोक गहलोत चूंकि जानते हैं कि इस समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट होना कोई भी फायदे का सौदा नहीं है, कांग्रेस के पास कुछ भी हासिल करने को नहीं है, इसलिए राजस्थान का मुख्यमंत्री बने रहना ज़्यादा जरूरी है बनिस्बत की कांग्रेस का अध्यक्ष बनना, क्योंकि कांग्रेस ज़्यादातर राज्यों में खस्ता हालत में है और उन राज्यों में जीत पाने की स्थिति में नहीं है। तो इसलिए मुख्यमंत्री का ताज जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के ताज से। इसलिए उन्होंने वो सारा ड्रामा रचा और उस ड्रामे में कुल मिलाकर ये हो गया कि वो तकरीबन कांग्रेस के अध्यक्ष बनने से बच गए और मुख्यमंत्री के ताज पे वो बने हुए हैं। कांग्रेस को अगर अशोक गहलोत नहीं तो फिर एक ऐसे नेता की तलाश करनी चाहिए थी जो उनके जैसा ही अनुभवी हो या फिर कम से कम वोट बैंक खींचने की उसमें ताकत हो। दूसरे ऑप्शन कमलनाथ हो सकते थे। कमलनाथ ने मना कर दिया कि नहीं, वो मध्य प्रदेश छोड़कर आना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी को अगले चुनाव में 2023 के असेंबली इलेक्शन में टक्कर देकर फिर वह एक बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं और मुख्यमंत्री बनना या मुख्यमंत्री का जो क्लाउट है वो ज़्यादा है आज की तारीख में कांग्रेस अध्यक्ष बनने की तुलना में, तो इसलिए कमलनाथ ने भी मना कर दिया। अब कांग्रेस सचमुच अगर अपना रिवाइवल चाहती है, गांधी परिवार सचमुच कांग्रेस का रिवाइवल चाहता है, तो गांधी परिवार को यह चाहिए था कि वो एक ऐसे लीडर की तलाश करता कि जिसका कि अपने राज्यों में क्लाउट हो, अपने राज्यों में उसका अपना वजूद हो, जो कुछ असेंबली सेगमेंट के अलावा लोकसभा की कंस्टिट्यूंसी को जिता पाने की उसकी क्षमता हो। क्योंकि आप देखिए कि जो कांग्रेस का हाईकमान कल्चर कमजोर क्यों हुआ है, उसके सबसे बड़ी वजह अगर बीजेपी से तुलना करें कि बीजेपी में अमित शाह या प्रधानमंत्री 1 घंटे पहले अगर मुख्यमंत्री को फ़ोन करते हैं कि तुम्हें इस्तीफा देना है तो मुख्यमंत्री बिना नानुकुर किए इस्तीफा दे देता है, क्योंकि उससे पता है कि जो हाई कमांड है वो बहुत ही ताकतवर है। वो ताकतवर क्यों है? हाई कमांड ताकत अपनी कहाँ से ड्रॉ करता है? वो ताकत जनता से ड्रॉ करता है, क्योंकि अगर हाई कमान चुनाव को जिताने की क्षमता रखता है
अगर वो राज्यों में मुख्यमंत्री बना सकता है तो उसे हटा भी सकता है। लेकिन जब हाईकमान न किसी चुनाव को जिता सकता है न हरा सकता है, तो मुख्यमंत्री या जो कांग्रेस के छत्रप है वो उनकी बात क्यों सुनेंगे? अशोक गहलोत सोनिया गांधी की बात क्यों सुनेंगे, जब अशोक गहलोत को पता है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी किसी चुनाव को एक लोकसभा की कंस्टिट्यूंसी को भी जिता नहीं सकते। राहुल गांधी अपनी लोकसभा कंस्टिट्यूंसी भी अमेठी हार गए। तो इसलिए हाईकमान का अब कांग्रेस में कोई वजूद नहीं है, और इसलिए जो पहले एक तरह से कांग्रेस हाईकमान का जो वर्ड, जो शब्द अंतिम माने जाते थे, अब उसके कोई मतलब नहीं है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह अगर कांग्रेस हाईकमान कमलनाथ या कम से कम कर्नाटक से ही सिद्धरमैया को चुन लेता, डीके शिव कुमार को चुन लेता, तो पोल बाउंड स्टेट में कम से कम कांग्रेस को फायदा होता, और दूसरा खास करके एक वैसे नेता को जगह मिलती जिसका कि अपना जनाधार है। मल्लिकार्जुन खड़गे 80 साल के हैं, बड़े अनुभवी नेता हैं, लेकिन ग्राउंड पे अब उनकी उतनी पकड़ नहीं है जितनी कि सिद्धरमैया की है या फिर कमलनाथ की है। तो इसलिए कांग्रेस को एक वैसे जनाधार वाले नेता की तलाश करनी चाहिए थी जो कि वोट बैंक पे भी जिसका असर हो, जिसकी बात उनकी जनता तो पहले छोड़ दें, सबसे पहले कैडर उनकी बात को माने। जनता तो बाद में आएगी। अगर कैडर ही उनकी बात को नहीं मानने वाला है तो फिर वैसी स्थिति में कांग्रेस का कायाकल्प कैसे होगा? शशि थरूर निश्चित रूप से उस ब्रैकेट में फिट बैठते हैं, क्योंकि शशि थरूर एक तरह से यूथ सेगमेंट में उनकी एक अपनी अपील है। ये अलग बात है कि वो एक लिमिटेड उनका इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो अपने को एमर्ज कर सकते हैं आगे एक फ्यूचर लीडर की तौर पे। लेकिन इससे ज़्यादा एक बीजेपी से इसकी तुलना करते हैं कि कांग्रेस को आखिर बीजेपी से सीखने की क्या ज़रूरत है। आपको याद दिलाता हूं, शायद आप दर्शकों को, बहुत सारे लोगों को यह ध्यान भी होगा कि जिस तरह से 2008 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और जब उन्होंने न्यूक्लियर डील को नाक का सवाल बना लिया था, और न्यूक्लियर डील पर लेफ्ट जो पार्टी सहयोग कर रही थी, उन्होंने सरकार से समर्थन वापस कर लिया था। मनमोहन सिंह सरकार गिरने को थी, और किसी तरह से मनमोहन सिंह सरकार ने कई सारे एमपीओ के सहयोग से अपनी सरकार को बचाया। लेकिन जो न्यूक्लियर डील था, वो न्यूक्लियर डील को मनमोहन सिंह सरकार ने, या खास करके प्राइम मिनिस्टर ने, इस तरह से प्रोजेक्ट किया, इस तरह से पेश किया कि मनमोहन सिंह की जो ख्याति थी वो 7वें आसमान पर पहुंचने लगी। और मनमोहन सिंह जो कि एक तरह से उस तरह से जनाधार वाले नेता नहीं माने जाते थे, जो इलेक्शन को ड्राइव करने की क्षमता जिनके पास नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव को एक तरह से लीड किया उस न्यूक्लियर डील के सहारे। और उस जमाने में ये गाना बजता था सिंह इज किंग, और अक्षय कुमार ने तो इस पर पिक्चर भी बना ली थी। तो मनमोहन सिंह के उस 2009 के इलेक्शन में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय बीजेपी की तरफ से लाल कृष्ण आडवाणी प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग थे, यानी कि प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे प्रोजेक्ट किए गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी ने पूरी ताकत से उस चुनाव को लड़ा, लेकिन चुनाव में हुआ कि बीजेपी की करारी हार हुई और मनमोहन सिंह फिर से प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन जब बीजेपी की पहली पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई, तो उस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में, जो इस समय जैसे G23 है, उसी तरह से उस समय बीजेपी के अंदर भी एक छोटा सा रिमोट ग्रुप था। और उस पहली पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में यशवंत सिन्हा से लेकर अरुण शौरी से लेकर तमाम ऐसे नेताओं ने लाल कृष्ण आडवाणी से इस्तीफे की मांग की, क्योंकि उनका ये कहना था कि लाल कृष्ण आडवाणी को ये मौका मिला था पार्टी को लीड करने का, लेकिन उसमें वो नाकामयाब साबित हुए। इसलिए अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्टी की कमान दूसरे लोगों के हाथ में सौंपे और दूसरे लोग इस पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। लाल कृष्ण आडवाणी ने उसी पहली पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में इस्तीफे देने की घोषणा की, और उसके बाद पार्टी की जो कमान थी वो यंग लीडरशिप के हाथों में ट्रांजिशन के तौर पे उन्हें सौंपा गया। और उस पूरी वैकल्पिक इंतजाम में जो नई व्यवस्था कायम हुई बीजेपी की, उसमें अरुण जेटली राज्यसभा में नेता बने, सुषमा स्वराज लोकसभा में लाल कृष्ण आडवाणी की जगह विपक्ष की नेता बनी, और नितिन गडकरी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। क्या आप समझ सकते हैं कि 2019 में जब कांग्रेस हारी, जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, तो कांग्रेस में इस तरह का कोई कायाकल्प हुआ? जिस तरह से बीजेपी ने अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में 2009 में चुनाव हारने के बाद एक पूरी नई लीडरशिप को मौका दिया, और 2009 से 2014 के बीच में जो मनमोहन सिंह का कार्यकाल था,
उस पूरे कार्यकाल को उसकी इमेज को टार्निश करने में 2G स्कैम्स लेकर कॉमनवेल्थ गेम के स्कैम्स लेकर तमाम जो स्कैम्स हुए उन सबको जनता की मेमोरी में डालने में सबसे बड़ा अगर किसी का कंट्रीब्यूशन था तो वो दो लीडर का था, वो सुषमा स्वराज, अरुण जेटली का, जो लोकसभा और राज्यसभा में सरकार की धज्जियां उड़ा दी दोनों नेताओं ने मिलकर। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने कैसे एक सेकंड भी नहीं लगाया उस ट्रांजिशन को पूरा करने में और नई लीडरशिप को उभारने में और उन्हें मौका देकर बीजेपी का कायाकल्प करने में। लेकिन कांग्रेस को 3 साल लग गए अध्यक्ष के चुनाव करने में, और जब अध्यक्ष का चुनाव भी हो रहा है तो एक तरह से रबर स्टैंप अध्यक्ष बनाने की पूरी तैयारी हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस अपने इंटरनल इश्यू को लेकर कितना गंभीर है, या कांग्रेस फिर आने वाले दिनों में इस इंटरनल क्राइसिस से निकलने के लिए क्या रास्ते तलाशेगी। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।